आवर चैनल। आज हम बात करेंगे डी फार्म सेकेंड ईयर के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जानने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में पहला चैप्टर है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ओरिजिन मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति, ठीक है। नेचर मतलब उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत क्या होंगे, मेडिसिन, ड्रग्स, इंजेक्शंस, ये सारी चीजें, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल ओरिजिन, नेचर एंड ओरिजिन ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, या फिर कानून बनाने की प्रक्रिया या विधा या विधान, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमारा जो पहला चैप्टर है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, इसके बारे में तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस मतलब होता है, आप यहाँ पे देखिए, ज्यूरिस मीन्स होता है लॉ और प्रूडेंसिया मतलब होता है स्किल और नॉलेज, ठीक है। तो ज्यूरिस मीन्स क्या होता है, लॉ, कानून, और प्रूडेंसिया मतलब होता है स्किल या फिर नॉलेज, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। कुल मिला के आप ऐसे समझो, हमारे देश में कोई भी नियम कानून जो बना है उसको पालन कराने के लिए न्यायालय है, कोर्ट है, पुलिस है, इस तरीके की सारी चीजें हैं। उसके बाद भी क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, ठीक है। तो वो एक अलग तरीका है इन सब चीजों को फॉलो कराने में। लेकिन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम फार्मेसी प्रोफेशंस के अंदर जो भी लॉ लगते हैं, जो भी कानून बनते हैं, ये मेडिसिन को बनाने से लेके ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रिपेयर करना, और किस तरीके से आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसमें, कौन कौन से लीगल प्रोसीडिंग है, प्रोसीजर है, ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को जानने के लिए। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो द लैटिन वर्ड्स ज्यूरिस्प्रूडेंस डोनेट अ नॉलेज ऑफ लॉ। जो लैटिन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है लैटिन वर्ड से बना है। ज्यूरिस मीन्स होता है, अगर इसको हाफ करेंगे, ज्यूरिस मीन्स होता है लॉ और प्रूडेंसिया मतलब होता है नॉलेज। तो ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। अब बात करें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी व्हिच डील्स, ये एक तरीके की ब्रांच है फार्मेसी की, जिसके अंतर्गत हम क्या डील्स करते हैं, डील्स विद द नॉलेज ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स अबाउट द फार्मेसी प्रोफेशन। फार्मेसी प्रोफेशंस के ऊपर जितने भी लॉ लगते हैं, ठीक है, चाहे वो ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करना हो, ड्रग को बनाना हो, ड्रग को डिस्पेंस करना हो, कुछ भी करना हो, वो सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, हम लॉ के, मतलब फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी तक, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशंस, और दूसरा जो क्वेश्चन है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अपनी दूसरी जो हेडिंग है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति, नेचर मतलब होता है कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन का मतलब, लेजिस्लेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रूल्स या लॉ, ठीक है, उसको हम लेजिस्लेशन बोलते हैं। इन इंडिया, इंडिया के अंदर ये प्रोसेस कब शुरू हुई, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि मिस्टर बाथगेट के द्वारा, ठीक है, इंडिया में एक फार्मेसी, एक केमिस्ट शॉप खोली गई, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ए केमिस्ट शॉप वाज ओपन इन अबाउट 1811 बाय मिस्टर बाथगेट, ठीक है, ये जरूर याद रखना, आप बड़े काम के इंसान हैं एक तरीके से कह सकते हैं। अब ये आए कहां से थे, हु केम इन इंडिया विथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन कलकत्ता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कलकत्ता में उन्होंने अपनी फार्मेसी खोली थी, और 19 सेंचुरीज के अबाउट, ठीक है, या इन ऐसा बोल सकते हैं, एंड ऑफ 19 सेंचुरीज
हमारे भारत में मॉडर्न ड्रग की प्रिपेयरिंग शुरू हुई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। मॉडर्न ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ 19th सेंचुरी पे स्टार्ट हुई, ठीक है। दूसरा इसमें सर हरुण जफर आए थे 9 मार्च 1927 को, ठीक है। 9 मार्च ये आप देख सकते हैं, सर हरुण जफर मूव्ड ए रेजोल्यूशन ऑन 9 मार्च 1927 इन द स्टेट काउंसिल, ठीक है। इन्होंने एक रेजोल्यूशन चलाया था। ये सारी प्रोसीजर क्या था कि पहले क्या था कि भारत के अंदर कोई कानून नियम तरीका नहीं था। मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन को डिस्पेंस करना, मेडिसिन को सेल करना, ये सारे चीजों के लिए कोई लॉ नहीं था। तो हर अनाड़ी आदमी, अनपढ़, जो अनएजुकेटेड पर्सन थे, वो भी फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर आते थे और उल्टी सीधी दवाएं बनाते थे अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और पेशेंट को दे देते थे। उस टाइम पे क्या होता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी पेशेंट के अंदर, ठीक है। पेशेंट की डेथ हो जाती थी क्योंकि उनके पास कोई डिग्री या डिप्लोमा तो था नहीं, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए सर हरुण जफर ने एक रेजोल्यूशन चलाया, एक मूवमेंट रेजोल्यूशन चलाया, ठीक है। और सरकार से रिकमेंड किया, कुछ रिक्वेस्ट की कि आप इमीडिएट कुछ स्टेप लीजिए। 9 मार्च 1927 को इन्होंने ये रेजोल्यूशन स्टार्ट किया, आप इमीडिएट कुछ स्टेप लीजिए ताकि इस तरीके की जो मतलब खराब क्वालिटी की ड्रग्स हैं, ठीक है, स्पूरियस ड्रग्स हैं, वो पेशेंट तक ना पहुंचे। एक बेटर क्वालिटी की और एक रीजनेबल फेयर प्राइस पे मेडिसिन पेशेंट तक जाए और पेशेंट को वो साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट ना काज करे, बेनिफिट दे, ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी इनकी। तो इनकी रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ने एक्शन तो लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या गलती की, ड्रग इंपोर्ट बिल्स 1937 में गवर्नमेंट लेके आई, ठीक है। ड्रग इंपोर्ट बिल के अंतर्गत केवल एक कमी थी ड्रग इंपोर्ट बिल में, केवल एक ही चीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट क्या किया ड्रग इंपोर्ट बिल में? सरकार ने केवल जो बाहर से इंपोर्ट, मतलब होता है जैसे हम कहते नहीं इंपोर्टेड कोई प्रोडक्ट हम पहन रहे हैं, तो बाहर से जो चीजें हम मंगवा रहे हैं, केवल बाहर से जो ड्रग्स आ रही थी, जो मेडिसिन आ रही थी, उसी पे इन्होंने रोक लगा दी। और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, मिलावट हो रही थी, उन सब चीजों पे कोई बॉन्डिंग, कोई रूल रेगुलेशन नहीं था इनके रेजुलेशन चलाने के बाद भी, ठीक है। ये समस्या थी। फिर तीसरे जो हमारे सबसे बड़े, सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की, ठीक है, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC, आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैन RN चोपड़ा। RN का फुल फॉर्म है रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, 1931 में। इट इज आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। 1931 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी इसलिए बनानी पड़ी तो कई लोग मूवमेंट चला रहे थे, कई लोग ये सरकार से बार बार दरख्वास्त कर रहे थे कि भाई ऐसा है कि मेडिसिन में बहुत कालाबाजारी हो रही है, सब 2 नंबर का काम हो रहा है, अनक्वालिफाइड पर्सन इसमें आ जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो जब बार बार किसी चीज के लिए आवाज उठती है तो सरकार उससे अलर्ट मोड पे आती है। तो सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बनाई कि आप पहले जांच पड़ताल करिए कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं, और अगर हो रहा है तो क्या क्या कमियां हैं, उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो उस कमेटी को 1931 में बनाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके जो चेयरमैन थे RN चोपड़ा या रामनाथ चोपड़ा को बनाया गया, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया सारी चीजों को। उसके बाद इन्होंने सरकार को रिकमेंडेशन दी। इनकी कुछ रिकमेंडेशन ऑफ चोपड़ा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन ये थी कि हर स्टेट के अंदर, जितने भी स्टेट हैं, इनकी रिकमेंडेशन ये थी कि सेंट्रल लेवल का एक लेजिस्लेशन बने, एक कानून बने, ठीक है, ऐसे इस समय पे है सेंट्रल PCI, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि हर स्टेट में लेबोरेटरीज हो और जो भी मेडिसिन, जो भी ड्रग्स, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे बाहर से कोई ड्रग्स इंपोर्ट हो रही हो, उसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो, ठीक। उसके बाद इन्होंने और कई बातें कही। इन्होंने ये कहा कि कोई भी पर्सन फार्मेसी के प्रोफेशन के अंदर तभी आए जब वो क्वालिफाइड हो, ठीक है, और उसका रजिस्ट्रेशन हो, और
और उसके बाद क्वालिफाइड पर्सन ही दवा के धंधे में आए और दवा को मैन्युफैक्चर करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। ये सारी चीजें एक क्वालिफाइड पर्सन ही करे, अनक्वालिफाइड पर्सन इस तरीके की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। और ड्रग इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, और जो मेडिसिन है वो चाहे प्रोप्राइटरी ड्रग्स हों या फिर पेटेंट ड्रग हों, इन सब का रजिस्ट्रेशन हो। ये सारी चीजें इनकी रिकमेंडेशन में थी, तो ये आप याद रखिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो या चौथा जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, एम। एम क्या था फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन को लाने का। ठीक है। एम सीधी बात है, पहले बहुत गलत काम हो रहा था, अब उन सारे गलत काम को रोकने का फार्मेसी प्रोफेशन में इसलिए लाया गया। ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक बार देख लो, टू प्रमोट द हेल्थ केयर बाय रेगुलेटिंग द मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड क्वालिटी ड्रग्स। हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला मेन एजेंडा क्या था लाने का फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, या ऑब्जेक्टिव क्या था कि हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग गुड क्वालिटी ड्रग, मतलब एक अच्छी क्वालिटी की ड्रग मिले, जो गोरख धंधा चल रहा है वो सारी चीजें बंद हो। ठीक है। दूसरा एम क्या था, टू मेक दीज ड्रग अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइस एंड थ्रू द क्वालिफाइड पर्सन। जो भी ड्रग्स हैं उसके जो एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो काफी ज्यादा ना हो, एक फेयर प्राइस पे, रिजनेबल प्राइस पे पब्लिक को मिलती रहे। ठीक है। ये भी इसका उद्देश्य था। तीसरा जो इसका मतलब पॉइंट था या ऑब्जेक्टिव था कि स्टॉप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू डीएमआर एक्ट। डीएमआर का मतलब होता है ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। ठीक है। इसमें क्या था कि किसी भी, जब हम बताएंगे अपना, जब भी ये चैप्टर आएगा, ठीक है, तो बताएंगे डीएमआर क्या होता है। 1954 में आया था, आप इसको देख लीजिए। ठीक है। इसमें होता क्या है कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होता है, किसी चीज को हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, हाँ ये मेरी दवा है, सबसे अच्छी है और इसको आप लेंगे तो एकदम चंगे हो जाएंगे। होता कुछ नहीं, उससे साइड इफेक्ट ही आते हैं। ठीक है। इस तरीके के जो हकीम वैद होते हैं इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इस चीज को भी मतलब स्टॉप किया जाए, रोका जाए। टू प्रमोट द इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी, इंडिजिनस रिसर्च टेक्नोलॉजी को भी प्रमोट किया जाए। ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव से। स्कोप भी इसी तरीके के हैं। स्कोप है कि क्वालिफाइड पर्संस के थ्रू मेडिसिन को दिया जाए, क्वालिफाइड पर्संस के द्वारा ही ड्रग्स को दिया जाए, मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के द्वारा ही फार्मेसी प्रोफेशन में वो आए और वो प्रॉपर ट्रेनिंग ले, उसके बाद ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, पेशेंट को दे। ठीक है। उसके बाद एज पर ट्रेनिंग ये सारी चीजें हों, और पब्लिक को भी एक गुड क्वालिटी की ड्रग मिले, पब्लिक को या फिर पेशेंट को बोल सकते हैं। ठीक है। टेस्टेड और एवेल्युएटेड गुड क्वालिटी की ड्रग्स मिले। और भी बहुत सारे स्कोप हैं, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चौथा जो पॉइंट आता है, फार्मासिस्ट का क्या रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में। तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है हेल्थ केयर सिस्टम में, लेकिन अभी स्थितियां ऐसी बन रही हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी आने के बाद कि जिसको देखो वो पैसे के दम पे डिप्लोमा करते जा रहा है और उसका कोई वैल्यू नहीं रह गया है। तो सरकार को इसकी तरफ भी थोड़ा जोर देना चाहिए। अभी डिप्लोमा एग्जिट एग्जामिनेशन शायद उसका मसौदा बना हुआ है, अभी आया नहीं है, और जैसे ही आ जाएगा सबके लिए अच्छा होगा, स्पेशली जो पैसे के दम पे इस तरीके के धंधे में आते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज तो होता नहीं, पढ़ाई वो करते नहीं है, पैसे के दम पे डिग्री या डिप्लोमा ले लेते हैं और वो जाके पेशेंट, कहीं ना कहीं पेशेंट को ही दिक्कत खड़ी करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की भी एक्टिविटीज को हमारी सरकार को इस पे थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, ताकि फार्मेसी प्रोफेशन को गंदा ना किया जाए और अच्छे ही फार्मासिस्ट जो काबिल लोग हैं वही फार्मासिस्ट बन पाए। ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम में भी फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। 4 तरीके के फार्मासिस्ट हो सकते हैं या होते हैं। एकेडमिक फार्मासिस्ट, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, ये कुछ तरीके हैं फार्मासिस्ट के, जो 4 तरीके के फार्मासिस्ट जो होता है डॉक्टर्स या फिर बोल सकते हैं फिजिशियंस और पेशेंट के बीच की एक लिंक है। ठीक है। अगर फार्मासिस्ट ना हो, डॉक्टर्स ना हो, दोनों में से कोई ना हो तो पेशेंट को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। हम ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर की जरूरत नहीं है, फार्मासिस्ट से सब कुछ संभाल लेंगे, डॉक्टर मीन्स बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट की भी बहुत बड़ी जरूरत है।
दोनों के बीच एक चेन बना हुआ है फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के बीच, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर दवाओं के बारे में फार्मासिस्ट को ही पता होता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक चीज मैं बता दूं, इसमें जितना भी कंटेंट लिया गया है वो सब एक BN राजे की बुक से लिया गया है, ठीक है, अदर कोई रेफरेंशियल बुक यूज नहीं किया गया है। लेकिन इतना ही आप पढ़ते हैं या समझते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप अदर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। कोई मेरी तरफ से बाउंडिंग नहीं है कि नहीं आप इसी को पढ़िए, आप कोई भी रेफरेंशियल बुक एक पढ़ते रहिए डिप्लोमा के लिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों के लिए एक अच्छा वीडियो क्रिएट करके आप लोगों के बीच लाएं। थैंक यू।